नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष के लिए उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जल्द ही यूपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। चौधरी ने कहा कि योगी सरकार भारतीय विरासत, आस्था और परंपराओं को आगे बढ़ा रही है। अयोध्या भगवान श्री राम का जन्म स्थान है और अयोध्या हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। भाजपा के एजेंडा में अयोध्या है। वहीं प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि संगठन की दृष्टि से हमारे अध्यक्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है। हम लोगों ने अपने संगठन के माध्यम से सदस्यता अभियान चला रहे हैं और 98 में से 84 जिला अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। प्रदेश का संगठन प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के लिए तैयार है। जब भी केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा, प्रदेश कमेटी इसके लिए तैयार है। चुनाव होने के बाद संगठन के महापर्व की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। भाजपा एक वैधानिक तरीके से चलने वाला दल है, इसलिए हम लोग बहुत तेजी से संगठन के गठन की प्रक्रिया में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही आपको नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए दावेदार कई हैं, लेकिन पार्टी सूत्रों का कहना है कि सबसे ज्यादा उम्मीद ओबीसी अध्यक्ष बनने की है। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता खिलाड़ियों को बड़ी राहत देते हुए स्पष्ट कर दिया है कि वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैंपों और संबंधित गतिविधियों में शामिल होने की पूरी अवधि आवागमन के समय सहित ड्यूटी मानी जाएगी। मंत्रिमंडल के इस फैसले से खिलाड़ियों को अनुमति लेने में होने वाली मुश्किलें खत्म होंगी। कैबिनेट की बैठक के बाद वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि अब तक अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 में ऐसी कोई स्पष्ट व्यवस्था नहीं थी। सेवा नियमावली में अवकाश संबंधी प्रावधान न होने के कारण खिलाड़ियों को प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में भाग लेने के लिए अनुमति प्रक्रिया में दिक्कतें आती थी। उन्होंने कहा कि अब सरकार नई प्रणाली लागू कर रही है, जिससे साफ व्यवस्था होगी कि नियुक्त खिलाड़ी जब भी किसी राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता कैंप या प्रशिक्षण कार्यक्रम में भाग लें, वह अवधि सेवा अवधि ड्यूटी मानी जाएगी। इसमें आने जाने का पूरा समय भी शामिल होगा। इससे न केवल खिलाड़ियों को अपने खेल करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा, बल्कि राज्य का प्रतिनिधित्व भी और मजबूत होगा, क्योंकि अब उन्हें अनुमति लेने में कोई बाधा नहीं आएगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र बनने के बाद प्रदेश के उभरते खिलाड़ियों को बड़ा मंच मिलेगा। सरकार का मानना है कि इस पहल से खिलाड़ियों के सामने भविष्य में रोजगार और खेल करियर दोनों की संभावनाएं बढ़ेंगी। साथ ही वाराणसी देश के प्रमुख खेल केंद्रों में से एक के रूप में उभरकर सामने आएगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में नमो घाट पर हो रहे तमिल संगमम कार्यक्रम में एक युवक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सुरक्षा घेरे को तोड़कर उनके मंच की तरफ बढ़ने की कोशिश की। हालांकि सुरक्षा कर्मियों ने तत्परता दिखाते हुए उसे मौके पर ही पकड़ लिया। अधिकारियों ने जानकारी दी। अपर पुलिस आयुक्त विदुष सक्सेना ने बताया कि पकड़े गए युवक ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और उसी हालत में कार्यक्रम स्थल तक पहुंच गया था। युवक का नाम जोगिंदर गुप्ता है, जो सिटी स्टेशन पर पानी बेचने का काम करता है। उन्होंने बताया कि जोगिंदर मानसिक तनाव से भी जूझ रहा है और उसका इलाज जारी है। अधिकारी ने बताया कि युवक की चिकित्सा जांच कराई गई और उसकी स्थिति को देखते हुए उसे मानसिक चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सक उसकी विस्तृत जांच कर रहे हैं। युवक के परिजनों ने उसके नशे के आदी होने की पुष्टि की और बताया कि वह मानसिक रूप से परेशान रहता है। उत्तर प्रदेश पुलिस की आपातकालीन सेवा 112 में तैनात 30 वर्षीय कांस्टेबल मानदर महेंद्र का शव कानपुर में उनके किराए के कमरे में फंदे से लटका मिला। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक घटना कल्याणपुर इलाके के श्यामजीपुरम का एक 4 मंजिला इमारत में हुई, जहां महेंद्र किराए पर रहते थे। मृतक मान महेंद्र अपनी पत्नी कविता 26 वर्ष और 2 बेटों तेजस 5 वर्ष और दीपांशु 3 साल के साथ रह रहे थे, लेकिन 26 नवंबर से पत्नी और बच्चे मथुरा के मायके गए हुए थे और जिसके बाद वे कमरे में अकेले थे। और पुलिस उपायुक्त पश्चिम दिनेश त्रिपाठी के अनुसार उसी इमारत की दूसरी मंजिल पर रहने वाले पुलिस उप निरीक्षक हितेंद्र कुमार को अपने हेलमेट की जरूरत पड़ी और वह जब महेंद्र के कमरे में पहुंचे तो काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद भी भीतर से कोई जवाब नहीं मिला। संदेह होने पर उन्होंने खिड़की से झांक कर देखा तो महेंद्र फंदे से लटके हुए दिखाई दिए। सूचना मिलते ही पुलिस टीम पहुंची, दरवाजा तोड़ा गया और शव को नीचे उतारा गया। पुलिस ने बताया कि कमरे से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। परिवार के लोगों का कहना है कि उनकी महेंद्र से 27 नवंबर के बाद बात नहीं हो पाई और पत्नी कविता ने बताया कि आखिरी बातचीत में उन्हें महेंद्र की मानसिक परेशानी का कोई अंदाजा नहीं लगा था। जांच में पता चला कि महेंद्र ने अपनी मौत से करीब 13 घंटे पहले
सोशल मीडिया पर एक वीडियो डाला था। वह वीडियो सामने आने के बाद चर्चा तेज हो गई और पुलिस इसकी भी जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि मौत की सही वजह का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं से जांच जारी है। यूपी 112 में तैनात आरक्षी मान महेंद्र ने आज रात्रि में किसी समय आत्महत्या कर ली है और इस संबंध में आज सुबह जहाँ वो रहता था इसके ऊपर जो है हमारे एक सब इंस्पेक्टर रहता था। सुबह जब वो आया तो उसने देखा तो इनका शव जो है वो पंखे से लटकता हुआ मिला। तो उन्होंने सूचना दी है किन कारणों से इन्होंने एक कार्य किया है। इस संबंध में इनके घर वालों को सूचित कर दिया गया। वो लोग आ रहे हैं, जैसा बताएंगे उसी प्रकार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। बरेली में 8 साल के बच्चे की बर्बरता से हत्या का मामला सामने आया है। आरोपियों ने बच्चे की हत्या कर एक आंख निकाल ली और इसके बाद लाश को बक्से में भरकर नदी किनारे पुल से फेंक दिया। बक्से में शव के साथ पॉपकॉर्न और नमकीन मिले हैं। स्थानीय लोगों की सूचना पर इज्जतनगर थाना पुलिस, फोरेंसिक टीम और एसपी सिटी पहुंच गए और बच्चे को कहीं और हत्या का शव फेंकने की बात सामने आ रही है और पहचान के लिए शव रखा गया है। बाद में ही पोस्टमार्टम किया जाएगा। इज्जतनगर थाना प्रभारी विजेंद्र सिंह के अनुसार विलेधाम के पास हाईवे से जा रहे लोगों ने सुबह के वक्त नदी किनारे बक्सा रखा देखा तो कुछ लोग पुल के किनारे से नीचे उतर आए और लोगों ने बक्सा देखा तो करीब 8 साल के बच्चे का शव देखकर वह हैरान रह गए। सूचना तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। अधिकारियों को जानकारी हुई तो एसपी सिटी मानुष पारेख भी यहां पर आ गए। फोरेंसिक टीम ने शव मिलने की जगह से साक्ष्य जुटाए। हालांकि यहां से कोई खास सफलता नहीं मिल पाई। स्थानीय ग्रामीणों को भी पुलिस ने बुला लिया लेकिन शव की पहचान नहीं हो सकी है। वहीं पुलिस इसे तंत्र मंत्र के चक्कर में हत्या से जोड़कर देख रही है। बेहद सफाई से बाइयाद निकालने और बच्चे का शव रखने का तरीका इसकी हकीकत बयान कर रहा है कि हत्या के पीछे कोई मनोविकृत शख्स ही हो सकता है। अफसरों ने तकिए से गला दबाकर दम घोटने से हत्या की शंका जताई है जो पोस्टमार्टम से ही पुष्ट हो सकेगी। एसपी सिटी ने हाईवे के सभी सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल का निर्देश पुलिस को दे दिया है ताकि पुल से बक्सा फेंकने वाले वाहन की पहचान की जा सके। बीएचयू में देर रात सुरक्षाकर्मी और छात्रों के बीच जमकर पत्थरबाजी और मारपीट हुई। एलडी गेस्ट हाउस के बाहर चौराहे पर लगे 10 से ज्यादा गमले, वाहन और रखी कुर्सियां तोड़ दी गई। 100 से ज्यादा घायल हो गए। तमिल संगमम के लगे पोस्टर वनक्कम काशी के 2 बड़े पोस्टर फाड़ दिए गए। करीब आधा किलोमीटर तक ईंट पत्थर बिखरे मिले। मारपीट के बीच में आए प्रोचा हॉस्टल विज्ञान के एक छात्र का सिर फट गया। उसने बताया कि वह गलती से पत्थरबाजी के बीच में आ गया और इसी दौरान गार्डों ने भी उस पर लाठियां बरसा दी। बवाल के बीच 50 छात्र, 40 सुरक्षाकर्मी और 10 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए। वहीं कुछ छात्र गंभीर रूप से घायल हो गए जिन्हें ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। मौके पर 3 थानों और 10 चौकियों की पुलिस और 4 ट्रक पीएससी भी पहुंच गई है और छात्रों को हॉस्टल तक खदेड़ा और करीब 3 घंटे तक कैंपस में तनाव की स्थिति बनी रही है। 300 से ज्यादा छात्रों और करीब 200 सुरक्षाकर्मियों के बीच खदेड़ने और उकसाने का क्रम चलता रहा। छात्रों द्वारा बताया गया कि राजाराम हॉस्टल के पास किसी गाड़ी वाले ने एक छात्रा को धक्का मार दिया और शिकायत लेकर पहुंचे छात्र के साथ बहसबाजी हुई जो कि प्रैक्टिकल बोर्ड के अधिकारियों ने बताया कि बवाल से पहले मुंह बांधे हुए कुछ छात्र एक दूसरे लड़के को घेर कर मार रहे थे और तभी वहां पहुंचे सुरक्षाकर्मियों ने छात्रों को पकड़कर प्रोकोटोरियल बोर्ड के हवाले कर दिया और इसके बाद कई छात्र हॉस्टल से आए और सुरक्षाकर्मियों पर टूट पड़े। घायल हुए छात्रों के साथ न्याय की बात कहकर छात्र हॉस्टल से निकलकर कुलपति आवास के बाहर बैठकर धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया और इसी दौरान विवाद बढ़ता गया और अचानक से पत्थरबाजी होने लगी। गुस्साए छात्रों ने एलडी गेस्ट हाउस चौराहे पहुंचकर सजावटी गमले तोड़ दिए और एक दूसरे को दौड़ाते रहे। वहीं पुलिस सीसीटीवी फुटेज और साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में धामपुर शेरकोट राजमार्ग पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने एक मोटरसाइकिल और एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी और उन्हें करीब 25 मीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस घटना में 3 लोगों की मौत हो गई। अपर पुलिस अधीक्षक पूर्व AK श्रीवास्तव ने बताया कि यह घटना मुबारकपुर कुंडा के पास हुई और धामपुर से आ रहा एक ट्रक पहले एक मोटरसाइकिल से टकराया और फिर एक पिकअप वाहन को टक्कर मार दी। दोनों वाहन ट्रक में फंस गए और वे ट्रक के साथ करीब 25 मीटर तक घिसटते गए। उन्होंने बताया कि इस घटना में मोटरसाइकिल सवार लखीमपुर खीरी जिले के रहने वाले रंजीत 27 वर्षीय और लाला 25 वर्षीय की मौके पर ही मौत हो गई। इसके अलावा उत्तराखंड के जसपुर के रहने वाले पिकअप वाहन चालक फिरोज 35 वर्षीय की भी मृत्यु हो गई। श्रीवास्तव ने बताया कि ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी तलाश शुरू कर दी है। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज सुबह थाना शेरकोट को PRV के माध्यम से ऐसी सूचना मिली कि नेशनल हाईवे 74 पर एक एक्सीडेंट हो गया है। थाने की फोर्स तत्काल मौके पर पहुंची। मौके पे 2 भारी वाहन जो जसपुर की तरफ जा रहे थे तथा एक बाइक सवार जो जसपुर की तरफ से आ रहा था, इन तीनों वाहनों में आपस में टक्कर हो गया था
3 घायल व्यक्ति जिन्हें तत्काल पुलिस की मदद से CSC भेजा गया, जहां डॉक्टरों द्वारा इन्हें मृत घोषित कर दिया गया है। इन घायल व्यक्तियों की पहचान रंजीत, लल्ला तथा फिरोज के रूप में हुई है। इनके परिजनों को सूचना दी गई है तथा पंचायतनामा तथा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। मौके पर जब निरीक्षण किया गया तो ऐसा ज्ञात हुआ कि नेशनल हाईवे के अथॉरिटी के अधिकारियों के द्वारा रामगंगा पुल की मरम्मत की जा रही है, जिस कारण से यहाँ पे नेशनल हाईवे को सिंगल लेन किया जा चुका है। एसटीएफ के बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह ने नशीले को सिर्फ सिंडिकेट का हिस्सा बनने के बाद करोड़ों रुपए की संपत्तियां अर्जित की और पुलिस सेवा से बर्खास्त होने के बाद वह पूर्व सांसद और बाहुबली धनंजय सिंह का गनर बना और इसके बाद पूर्वांचल के अंडरवर्ल्ड में उसकी पैठ गहरी दी गई और पुलिस ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर वह शराब खनन और नशीले कप सिरप के कारोबार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाता गया। इससे उसकी गिरफ्तारी के बाद उसे संरक्षण देने वालों की भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। आलोक के बढ़ते रसूख का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसने लखनऊ स्थित सुल्तानपुर रोड पर धनंजय सिंह के घर के सामने महलनुमा घर बनवाया है, जिसकी कीमत करीब 20 करोड़ रुपए है। वह कई लग्जरी एसयूवी के साथ धनंजय सिंह के साथ चलता है। जौनपुर में वोटर लिस्ट में धनंजय सिंह और आलोक सिंह के घर पर पता एक ही दर्शाया गया है। सूत्रों की माने तो आलोक सिंह पूर्व सांसद का दाहिना हाथ माना जाता है और अब गिरफ्तारी के बाद ईडी समेत कई एजेंसियों के निशाने पर वह आ गया है। एसटीएफ उसकी फर्मों के जरिए हुए नशीले कप सिरप के कारोबार की कड़ियों को जोड़ रही है। उसकी फर्मों से 1 करोड़ रुपए से अधिक का कारोबार हुआ है और इसके अलावा तमाम फर्जी फर्मों के जरिए भी करोड़ों रुपए के नशीले कप सिरप की तस्करी की गई है। उत्तर प्रदेश में ठंड में अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पछुआ हवाओं के जोर से यूपी के कई शहरों में रात का पारा सामान्य से 3 से 4 डिग्री तक की गिरावट दर्ज कर रहा है। मंगलवार को 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ अयोध्या सबसे ठंडा रहा और वहीं बरेली और कानपुर में 6.7 डिग्री सेल्सियस और बाराबंकी शहर में 7 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों में प्रदेश में दिन और रात के पारे में 2 से 4 डिग्री तक की गिरावट की संभावना है। आशंका जताई जा रही है कि इस बार सर्दी के ज्यादा तीखे रहने के आसार हैं। मौसम विभाग ने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 4 और 5 दिसंबर को हल्की बारिश और बर्फबारी की भी संभावना जताई है। 5 दिसंबर को एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ मौसम में बदलाव ला सकता है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।